मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मूल विधि के इस प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के मूल विधि वाले सेक्टर में सिलेबस पर और जानेंगे कि विधि, संविधान और मूल विधि ये तीनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं, इसमें क्या खासा अंतर है और यूपीएसआई के मूल विधि वाले सेक्टर में जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से भारत के मूलभूत कानून हैं जिसकी सामान्य समझ, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आखिरकार विधि क्या है। अगर इस पर बात करें कि विधि क्या है, तो अगर बहुत हम लोग परिभाषा खंड में न जाएं, डेफिनेशन में न जाएं, सामान्यतया अगर समझें तो जो राज्य स्टेट है, सरकार है, यहां राज्य का सेंस केवल प्रांत से न लीजिएगा। राज्य का सेंस सरकार माने केंद्र की सरकार भी है और राज्य की सरकारें भी हैं। तो जहां जहां जिस जिस लेवल पर सरकार है, अर्थात राज्य रूपी संस्था का अस्तित्व है जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है, उसके रूल्स होते हैं, उसके नियम होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से विधि क्या है? राज्य के नियम है। ठीक है, तो बात हो रही है किसकी? मूल विधि की। अंग्रेजी में देखें तो इसे लॉ कहते हैं, इसे स्टैट्यूट कहते हैं, इसे एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं कानून कहा जाता है, विधि कह सकते हैं, स्टैट्यूट कह सकते हैं, लॉ कह सकते हैं, एक्ट या अधिनियम भी लिखा रहता है। तो राज्य के विधि क्या है? राज्य के नियम है। अब बात किया जाए कि मूल विधि क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हर जगह क्या लिखा रहता है? मूल विधि, बेसिक लॉ। तो मूल विधि का मतलब क्या है? तो देखिए, राज्य के नियमों को कानून कहते हैं। इन नियमों से ही क्या चलता है? राज्य चलता है। और राज्य इन नियमों से ही राज्य खुद शासित होता है और हम लोगों को शासित करता है। हम लोगों के बीच अनुशासन बनाता है, शांति और व्यवस्था बनी रहती है। तो राज्य के एक नियम नहीं है, राज्य के इतने अनगिनत काम हैं कि, और राज्य कोई भी काम मनमाना न करे, इसलिए हर काम के लिए क्या होता है? विधि होता है, कानून होता है या अधिनियम होता है। तो बहुत से कानून, अगर भारत में बात करें तो 10,000 से ज्यादा कानून देश में होंगे। लेकिन मूल विधि का मतलब क्या है? कुछ ऐसे कानून हैं जो बेसिक हैं, जो पूरे देश में एक तरह से कॉमन है। हर सेक्टर के कुछ कॉमन लॉ हैं, तो कुछ जरूरी सेक्टर के कुछ कॉमन लॉ को मिला करके जो सिलेबस बनाया गया उसी का नाम क्या है? मूल विधि है। तो मूल विधि का मतलब क्या है? मूल विधि का मतलब है भारत के कुछ आधारभूत कानून। अब कानून कई प्रकार के होते हैं, कानून कोई एक प्रकार का नहीं होता है। तो हर सेक्टर के क्या कुछ जरूरी आधारभूत कानूनों को ही इकट्ठा किया, उसी का नाम क्या किया? मूल विधि। तो मूल विधि नाम का कोई कानून नहीं है। मूल विधि का मतलब जो विधियों के बेसिक कानून हैं, जो कानून की दुनिया में कुछ आधारभूत कानून हैं, उन कानूनों को इकट्ठा करके एक सिलेबस बनाया, उसी का नाम क्या है? मूल विधि है। ठीक, तो विधि राज्य के नियम है, मूल विधि क्या है? राज्य के कुछ आधारभूत कानूनों को ही मिला करके जो सिलेबस बनाया गया उसी को क्या बोलते हैं? अब बात करें विधि की, कानून की, अधिनियम की, तो विधि दो प्रकार की हो सकती है सामान्यतया। एक तो कैसी विधि होगी? एक होगी सिविल लॉ, नागरिक विधि, और दूसरी कैसी विधि होगी? क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि। आपराधिक विधि। तो कानूनों को स्पष्टतया दो वर्गों में रखा जाता है, क्या क्या? सिविल और आपराधिक। तो कुछ सिविल लॉ और कुछ आधारभूत आपराधिक कानूनों को मिलाकर के ही जो कानून इकट्ठा किए गए उसी का नाम क्या है? हमारे सिलेबस में जो यूपीएसआई के रखा गया उसी को कहते हैं मूल विधि। तो मूल विधि से एक बात निकल करके साफ साफ आ रही है कि भारत के कुछ आधारभूत कानूनों को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। और एक सेंस में कानून दो प्रकार का हो सकता है। एक सेंस में नेचर के आधार पर सिविल या नागरिक विधि और आपराधिक विधि। अपराधों से जुड़े कानून को क्या बोलेंगे? आपराधिक विधि। और सामान्य नागरिक से जुड़ी, सामान्य नागरिक व्यवहार से जुड़े कानूनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल लॉ बोलते हैं।
एक सेंस से विधि भी दो प्रकार की और हो सकती है। क्या? सारवान विधि, सब्स्टेंटिव सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजरल लॉ। सारवान विधि किसे कहते हैं? अगर इसकी बात करें तो सारवान विधि वह है, ऐसे कानून को सब्स्टेंटिव लॉ या सारवान विधि कहते हैं जिसमें कुछ राइट्स एंड ड्यूटी की बात की गई हो, जिसमें अधिकार मिलता हो और कर्तव्य बताए गए हों। ऐसी विधि जिसमें कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए हों और कुछ कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हों, उसको क्या बोलते हैं? सारवान विधि बोलते हैं, सब्स्टेंटिव लॉ बोलते हैं। प्रक्रियात्मक विधि जिसमें प्रक्रिया बताई गई हो, प्रोसीजर बताया गया हो, प्रक्रिया बताई गई हो। ठीक, तो देखिए जो मूल विधि वाला सिलेबस है उसमें कुछ आधारभूत सिविल लॉ, आधारभूत आपराधिक लॉ, आधारभूत सब्स्टेंटिव लॉ, कुछ आधारभूत प्रक्रियात्मक कानून हैं, वो सिविल भी हो सकता है और आपराधिक भी हो सकता है। इन सबको मिलाकर के ही जो कानूनों का एक गुच्छा तैयार किया गया वही है मूल विधि। तो मूल विधि नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये डाउट हटा दीजिएगा। कानून एक प्रकार से दो प्रकार के हो सकते हैं, सिविल हो सकता है या आपराधिक हो सकता है, सारवान हो सकता है या प्रक्रियात्मक हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा ये भी जानें कि कानून एक सेंस में इतने प्रकार का और एक सेंस में इतने प्रकार का। कुछ कानून ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जो सारवान, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो केवल सारवान कानून हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो केवल प्रक्रियात्मक हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सारवान और प्रक्रियात्मक दोनों हो। अर्थात एक ही कानून में कुछ हिस्सों में कुछ राइट एंड ड्यूटीज दी गई हो और वहीं आगे प्रोसीजर बताया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ प्योर सब्स्टेंटिव हो सकते हैं जहां प्रोसीजर न बताया गया हो, और कुछ प्योर प्रोसीजरल हो सकते हैं। तो अभी जब हम मूल विधि में अलग अलग कानूनों को अलग अलग देखना शुरू करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मूलभूत सारवान कानून हैं, कौन मूलभूत प्रक्रियात्मक कानून हैं। कुछ ऐसे भी कानून हैं जो राइट भी बताते हैं, ड्यूटी भी बताते हैं और वहां प्रक्रिया भी दी गई है, तो दोनों नेचर उसमें दिखेगा। ठीक, अब आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या संविधान और विधि एक है या अंतर है। ठीक, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो मोटे तौर पर आप इतना जान लें कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान होता है। उस देश का संविधान सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, और संविधान किसी देश को चलाने का एक सामान्य खाका होता है। तो किसी खास समय में खास सभा, प्रतिनिधि सभा द्वारा ये खास कानून बनाया जाता है और इसका पर्पज होता है कि पूरे देश का, पूरे स्टेट का, सरकार का क्रिएशन कैसे होगा। अर्थात संविधान को बनाती है देश की जनता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। चूंकि राष्ट्रीय राज्य का कॉन्सेप्ट है तो सारी जनता एक साथ बैठ करके ऐसा काम नहीं कर सकती है, तो आमतौर पर प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर ही देश की जनता अपने देश को चलाने के लिए जो कानून इकट्ठा बनाती है उसी का नाम क्या है? संविधान है। जैसे आप जानते हैं भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद, 60 से ज्यादा देशों के संविधानों के अध्ययन के बाद, कई बैठकें, कई हजार बार बात बहस के बाद और आम सहमति से क्या हुआ? देश का अपना सबसे बड़ा दुनिया का संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो ये जो संविधान रूपी डॉक्यूमेंट है एक तरह से जनता बनाती है, अर्थात पूरे देश की जनता की एक प्रकार से सहमति है कि इस देश का जो खाका होगा, ढांचा होगा, सरकार के राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगी, नागरिकों के जो राइट्स होंगे, वो सब इसमें लिखा होता है। अर्थात संविधान से ही सरकार बनती है। जनता वो कानून देती है, सर्वोच्च कानून, नीति नियम जिससे पूरा देश चलता है। अर्थात सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कहाँ पर इलेक्शन हुए,
अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन असम में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए, तो एक प्रक्रिया चली कि सरकार कैसे बनेगी। इसके बारे में कहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार में 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में फिर किसको कौन सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सारी बातें संविधान में है। तो अर्थात सरकार कैसे बनेगी संविधान में बताया गया है। फिर जब सरकार बनेगी तो वो रोजमर्रा के नीति नियम बनाएगी, अर्थात कानून या विधि कह सकते हैं बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान है, और संविधान से सरकार बनती है और सरकार कानून बनाती है। तो ये जो विधि है और ये संविधान है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जमीन आसमान का अंतर है। अर्थात सर्वोच्च विधि संविधान है और देश की सारी विधियां किसके अधीन हैं, संविधान के अधीन हैं। संविधान में एक खाका बताया गया है, उस खाका में ही रहते हुए सरकार एक निश्चित दायरे में ही रहते हुए कानून बना सकती है, अर्थात संविधान से बाहर जाकर के कानून नहीं बना सकती है। ठीक, तो ये संविधान और विधि में अंतर है। किस प्रकार से कानून रोजमर्रा का है जिसे सरकार बनाती है, और सरकारों का गठन संविधान के अनुरूप होता है, और संविधान देश की जनता की इच्छा का एक प्रकार से परिणाम है, और संविधान एक प्रकार से जनता की सहमति है कि हमारा देश कैसा हो, भविष्य में जो अचीवमेंट हो वो कैसे प्राप्त कर पाएं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो मूल विधि सिलेबस है यूपीएससी में, उसमें कौन कौन से आधारभूत कानून हैं, अगर उसकी बात करें तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कानून हैं जिन कानूनों की पढ़ाई हम लोगों को करनी होती है। इस सेंस से भी इस कानून को आपको ध्यान में रखना है कि इन कानूनों का क्या नाम है और किस वर्ष आए थे। तो एक बड़ा आधारभूत सवाल यहीं से बनता है, मूल विधि वाले सिलेबस में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कानून शामिल हैं और उन कानूनों के नाम क्या हैं और किस वर्ष पारित हुए थे। तो कानूनों के नाम के आगे जिस वर्ष वो पारित होते हैं उसका ईयर भी लिखा होता है। तो देखिए, जिन कानूनों को हमको ध्यान में रखना है, पढ़ना है, वो है भारतीय दंड संहिता 1860। ये भारत का सबसे प्रमुख दांडिक कानून है। ये भारत का सबसे प्रमुख क्रिमिनल लॉ है, दांडिक कानून है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो 1973 में फाइनली जो आज हम दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखते हैं वो आई थी। ये दांडिक मामलों में प्रक्रियात्मक संहिता है। ये कैसा कानून है? प्रोसीजरल है। ये दांडिक मामलों का प्रक्रियात्मक सबसे प्रमुख आधारभूत कानून है। तो दो बेसिक कानून हैं, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो कानून पारित किया गया 1988 में, किशोर न्याय अधिनियम 2000, सन 2000 में जो बाल अपराधी होते हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए, उनके जेल, उनके जो प्रक्रिया है सामान्य न्यायालय की प्रक्रिया से उन्हें अलग रखा जाए। तो किशोर न्याय अधिनियम 2000, इसकी प्रमुख बातें हम लोग देखेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भारतीय समाज में देखा गया कि विवाह के बाद ससुराल में लड़कियों को तमाम घर के अंदर की हिंसा झेलनी होती थी, तो उस पर नियंत्रण बनाने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, SC ST एक्ट सामान्य बोलचाल में जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। पर्यावरण से जुड़े कुछ कानूनों को खास बातें देखनी होती हैं, जैसे जिसका सबसे प्रमुख कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फिर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, इन दो कानूनों को देखना होता है। आयकर अधिनियम 1961 को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, देखना होगा। एक बड़ा प्रमुख कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आजकल बड़ा रेलिवेंट भी है, इसकी प्रासंगिकता है, रोज चर्चा में रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज ही बोलते रहते हैं कि जो ऐसा करेगा उसे उस पर NSA के अंतर्गत कार्रवाई होगी। मोटर यातायात हैं, इन सब के रूल्स रेगुलेशन के लिए हमारे यहाँ मोटर वाहन नियम और यातायात नियम अधिनियम है 1988।
इसके अलावा आईटी सेक्टर को विनियमित करने के लिए जो 2000 में कानून बनाया गया वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में पारित किया गया। इसके अलावा भूमि सुधार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, इसको हमें देखना है। पूरी पुलिस व्यवस्था को हम लोग जानेंगे, न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है और जनहित याचिका क्या होती है, इस पर बात होगी। तो इन कानूनों को आपको सबसे पहले प्राथमिक ड्यूटी आपकी है मूल विधि की तैयारी में कि आप सबसे पहले ये कानून और कानूनों का वर्ष याद रखेंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने मूल विधि की इन बातों को समझा है। विधि क्या होती है मोटे तौर पर, मूल विधि क्या है, क्या कोई सब्जेक्ट है या इसमें कौन कौन से कानून आते हैं, कैसे हम किसको मूल विधि कहेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने संविधान और सामान्य विधि में अंतर जाना, लॉ, स्टैट्यूट, एक्ट, विधि, कानून ये सब क्या होते हैं, क्या एक ही हैं कि अलग अलग हैं, इसको जाना। और यूपीएसआई के सिलेबस के मूल विधि में कौन कौन से मोटे तौर पर भारत के कानून हैं जिसकी सामान्य समझ हम लोगों की होनी चाहिए। ठीक, तो इतना आप मेंटेन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मूल विधि को आगे ले चलेंगे और किसी एक एक्ट को लेंगे और उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो दीजिए हमें इजाज़त। फिर अगली क्लास में हम लोग मूल विधि में किसी खास अधिनियम को आगे ले चलेंगे। धन्यवाद।